हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको रसायन विज्ञान के सूत्र के बारे में पढ़ाऊंगा जिससे हम न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला मेरा सूत्र है मोलरता। तो मोलरता का सूत्र है W/M गुणा बी गुणे 1000। ठीक, W/M गुणा बी गुणे 1000। और मोलरता का सूत्र है W/M गुणा W गुणा 1000। ठीक, अब ये दोनों सूत्र जो हैं वो एक जैसे हैं। मोलरता का सूत्र जैसे, लेकिन यहाँ पर बी का डिफरेंस है। इसमें यहाँ पर बी लगी हुई है, यहाँ पर लगा हुआ है कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, यहाँ पर बी है, यहाँ पर है तुम्हारा कैपिटल डब्ल्यू लगा हुआ है। ठीक, तो सूत्र हमारा एक जैसा है। ठीक, मोलरता का क्वेश्चन पूछेगा तब ये वाला सूत्र लगेगा, और मोलरता का सूत्र क्वेश्चन पूछेगा कि मोलरता ज्ञात कीजिए, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक, अब जो छोटे डब्लू क्या होते हैं, तो डब्लू कहते हैं विलेय का भार, और जो बड़ा डब्लू होता है उसे कहते हैं ब्लैक का भार। ठीक, छोटे डब्लू से कहते हैं विलेय का भार और बड़े डब्लू से कहते हैं ब्लैक का भार। सही, इनकी पहचान क्या है? किसी के आगे ग्राम से 5 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम, जिसके आगे ग्राम लिखा हुआ है वो डब्लू का मान है। ठीक, जिसके आगे ग्राम लिखा हुआ डब्लू का मान है, और जिसके आगे लीटर लिखा हुआ है, मिली लीटर लिखा हुआ है, मिली लीटर लिखा हुआ वो चाहे तुम्हारा लीटर लिखा हुआ वो बी का मान होगा, और जिसके आगे ग्राम लिखा हुआ वो डब्लू का मान होगा। अब एक दो ग्राम लिखे हुए हैं, जैसे एक जगह 5 ग्राम लिखा हुआ है, 10 ग्राम है, तो जो कम ग्राम होगा वो छोटे डब्लू का मान है, और जो ज़्यादा ग्राम है वो बड़े डब्लू का मान। ठीक है, तो जिसके आगे ग्राम लिखा हुआ होगा वो डब्लू का मान है। तो छोटा डब्लू होता है विलेय का भार, और बड़ा डब्लू होता है ब्लैक का भार। ठीक, और एम से कहते हैं मणु भार, एम से मणु भार कह सकते हैं, ये मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक, तो जो एम के मान होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, मैं अब इस सूत्र से बताऊंगा बाद में। ठीक, अगला होता है विलेय का मूल्य प्रभाज। तो विलेय का मूल्य प्रभाज का सूत्र होता है n/n+n, n/, यानी कि इसमें स्मॉल एन, ऊपर स्मॉल एन होता है। ठीक, विलेय का मूल्य प्रभाज पूछेगा तो n/n+n है। ब्लैक का मूल्य प्रभाज पूछेगा ऊपर होगा बड़ा एन, कैपिटल n/n+n। ठीक, तो विलेय का मूल्य प्रभाज कहते हो जब मोल अंश के नाम से पूछे, जब विलेय का मतलब मोल अंश पूछ लिया, मोल अंश या मूल्य प्रभाज का मतलब एक होता है। तो विलेय का मूल्य प्रभाज है n/n+n, और ब्लैक का मूल्य प्रभाज है n/n+n। ठीक, अब इस n की जगह हम मान लिखना पड़ता है W/M। ठीक, यदि सवाल के अंदर n का मान नहीं दिया है और ग्राम या अणुभार की बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम n की जगह हमें W/M लगाना पड़ेगा। ठीक, और बड़े n की जगह लगाने पड़ेगा बड़े W/M। ठीक, n की जगह W/M लगाना है, और बड़ा n है तो उसके बोले बड़ा W और बड़ा m लगाना है। ठीक, अगला सूत्र है राल्ट का नियम। तो राल्ट का नियम होता है P0 के PS/P0 बराबर n/n+n। ठीक, ये वाला फार्मूला होता है P0 के PS/P0 बराबर n/n+n। ठीक, तो अब इसके जगह ये वाला, जैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पहचान क्या होगी सवाल की। जैसे ये वाला सूत्र कब लगेगा? ये वाला सूत्र तब लगेगा जब उसमें ब्लैक का वाष्प या ब्लैक का वाष्प दाब दिया होगा, या फिर डब्ल्यू से आप जानते हैं, डब्ल्यू से कहते हैं विलेय का भार, बड़े डब्ल्यू से कहते हैं ब्लैक का भार, एम से कहते हैं अणुभार। इन चीज़ों की बात चल रही है। ब्लैक का वाष्प दाब, विलेन का वाष्प दाब की बात चल रही है, तो तुरंत पहचान लो इसमें राल्ट वाला सूत्र लगना ही लगना है। ठीक, क्योंकि P0 तुम्हारा ब्लैक का वाष्प दाब है और PS विलेन का वाष्प दाब है। तो यदि ब्लैक और विलेन के वाष्प दाब की बात चल रही है यदि क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला हमारा फार्मूला लगना ही लगना है। ठीक, तो ये वाला हमारा फार्मूला लगेगा। एन से कहते हैं मोलों की संख्या, और छोटा एन होता है विलेय के मोलों की संख्या, और बड़ा एन होता है ब्लैक के मोलों की संख्या। ऐसी स्थिति मान लीजिए अभी सवाल में ब्लैक का वाष्प दिया है, विलेन का वाष्प दाब दिया है, और ऐसी स्थिति में मोलों की संख्या एन के मान नहीं दिए होंगे। तब एन के मान नहीं दिए होंगे तो ये वाले दिए होंगे, डब्ल्यू या एम के मान दिए होंगे। तब तो P0 बराबर n/n+n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P0 बराबर ये वाला जैसा वैसे लिख दूँगा मैं। इसके जगह लिख सकता हूँ W/M गुणा बड़ा M बटे बड़ा W। ठीक, इसको हम इसके जगह, हम इस पूरे की जगह इसको ऐसे लिख सकते हैं W/M गुणा M बटे W। ठीक, ये वाला हमारा सूत्र लगेगा। कब लगेगा ये वाला सूत्र? जब ब्लैक का वाष्प दाब या विलेन का वाष्प दाब सवाल के अंदर दिया होगा। और ये वाला सूत्र तब लगेगा जब मोल प्रभाज या मोल अंश की बात चल रही है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोल प्रभाज बताइए, विलेय का मोल प्रभाज बताइए, मोल अंश बताइए, मोल प्रभाज बताइए, तब ये वाला सूत्र लगेगा। मोलरता पूछ रहा है तब ये वाला सूत्र लगेगा, और मोलरता पूछ रहा है तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक,
तो सूत्र आप सब बच्चे याद कर लेंगे, लेकिन इससे पहले क्या कि किस चीज़ से हम क्या कहते हैं वो भी पता होना चाहिए कि डब्ल्यू से क्या कहते हैं, एम से क्या कहते हैं, बी से क्या कहते हैं, इनके बारे में मैंने बताया अच्छी तरीके से। ठीक, P0 क्या चीज़ है हमारा, ब्लैक का वास्ता, PS क्या है, बिलन का वास्ता। ठीक, अगला ये वाला सूत्र है KF बराबर M गुणा डेल्टा TF गुणा कैपिटल W बटे 1000 गुणा स्मॉल w। KF बराबर M गुणा डेल्टा TF गुणा कैपिटल W बटे 1000 गुणा W। अब ये वाला सूत्र एक जैसे हैं। यहाँ पर F की जगह B लग गया है, B, और जहाँ जहाँ F लगाओ वहाँ पर लगा दिया मैंने B। F का मतलब होता है अवनमन, सही, अवनमन कहते हैं, और B का मतलब होता है उन्नयन, क्योंकि B से क्वथनांक कहते हैं, तो क्वथनांक में हमेशा उन्नयन होता है। और जो F से कहते हैं फ्रीजिंग हिमांक होता है। F का मतलब हिमांक है और B का मतलब क्वथनांक है। ठीक, तो हिमांक में हमेशा अवनमन होता है, कमी होती है, अवनमन का मतलब कमी, तो इसे अवनमन स्थिरांक कैसे कहते हैं, स्थिरांक, और F का मतलब इनकी इसे कहेंगे अवनमन स्थिरांक, इसे कहेंगे, इसे अवनमन स्थिरांक कहेंगे कैसे, और डेल्टा TF से कहेंगे हिमांक में अवनमन, सही है। इसी प्रकार से KB से कहेंगे उन्नयन स्थिरांक, ये हिमांक स्थिरांक हो गया F की वजह से, ये हो गया उन्नयन स्थिरांक, इसे कहेंगे, यहाँ पर था हिमांक में अवनमन डेल्टा TF, और यहाँ डेल्टा TB का मतलब क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा TB का मतलब क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, सही। यदि डेल्टा TF के डेल्टा TB के मान हमारे दिए हुए हैं तो उसमें लिखा हुआ क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, तो डेल्टा TB का मान है, और डेल्टा TB की जो मान की सबसे बड़ी पहचान है उसमें वो लिखा हुआ होगा, जैसे कोई हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, डिग्री सेल्सियस है तो समझ लो टी के मान है। ठीक है, जिसमें डिग्री सेल्सियस है तो वो टी के मान है। ठीक, और बड़ा W छोटा W जानते हैं, इसमें ग्राम लिखा हुआ होता है, सही। मैंने पीछे ऊपर बताया था कि W का मतलब होता है ग्राम, जिसके आगे ग्राम लिखा हुआ था W का मान, और M का मान तो सूत्र से निकालेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, और तो K का मतलब बताओ स्थिरांक होता है, K का मतलब स्थिरांक है, B है तो उन्नयन स्थिरांक, F है तो अवनमन स्थिरांक। ठीक, इस हिमांक में अवनमन, इस क्वथनांक में उन्नयन, सूत्र दोनों का एक जैसा है। ठीक, ऐसी बात चलेगी, अवनमन स्थिरांक या उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक में उन्नयन, तब हम वाला सूत्र ला देंगे। ठीक है, और विलय का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो जैसा मतलब जैसी बात चलेगी वैसा ही सूत्र लगाना है। ठीक, अगला है विलयन का परासरण दाब। तो विलयन का परासरण दाब वाले की बात चल रही है, तो विलयन के परासरण दाब का सूत्र है पाई बराबर CST, पाई बराबर CST लिख देंगे, या पाई बराबर ICST लिख देंगे, आई भी लिख सकते हैं। अब पाई का मतलब होता है विलयन का परासरण दाब, आई का मतलब क्या, पाई का मतलब है विलयन का परासरण दाब, और C का मतलब विलयन की मोलर सांद्रता, और S का मतलब विलयन स्थिरांक। S की जगह हम R भी लगा सकते हैं, S का मतलब विलयन स्थिरांक या R कह सकते हो, इसका S का मान होता है 0.0821, S की जगह हम R भी कह सकते हैं, और इसका मान होता है 0.0821 होता है। ठीक, और T से हम कहते हैं परम ताप। परम ताप का मतलब होता है यदि कोई ताप दिया है तो इसमें 273 जोड़ना पड़ता है, परम ताप, T से यदि परम ताप कह रहे हैं यहाँ पर, और परम ताप का मतलब है इसमें 273 जोड़ना है। यदि किसी सवाल में दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इसमें 273 जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि T क्या है तुम्हारा परम ताप में हमें कितना जोड़ना पड़ता है, 273 जोड़ना पड़ता है। तो विलयन का परासरण दाब का सूत्र है पाई बराबर CST, या पाई बराबर ICST। तो पाई का मतलब विलयन का परासरण दाब, C का मतलब विलयन की मोलर सांद्रता, और S का मतलब विलयन स्थिरांक कह दो, चाहे R से भी विलयन स्थिरांक कहते हैं और S से भी, तो S लिख दो चाहे इसमें R लिख सकते हैं इसकी जैसे। S का मतलब विलयन स्थिरांक है, T का मतलब परम ताप। अब परम ताप यदि T का मान दिया हुआ है तो इसमें हम आपको 273 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि T क्या है तुम्हारा परम ताप वाले सवाल में 273 जोड़े जाते हैं। ठीक, अगला अगला मेरा है ऐसे में ऑक्सीकरण अपचयन कैसे पहचानेंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। यदि जैसे इस पर कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब है, अब इस पर निशान लग गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है। यदि प्लस के निशान बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसमें प्लस के निशान दो चढ़ गए, इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और इसमें प्लस के निशान थे और इसके निशान हट गए, इसका मतलब इसमें आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो अपचयन होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो वो ऑक्सीकरण होगा। ठीक,
इसमें देखो यहाँ पर कोई निशान नहीं था, लेकिन इसमें 2 निशान आ गया प्लस के, इसमें मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, कम है, लेकिन अब इसमें इसका निशान हट गया, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तब ये निशान हट गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्लस का निशान बढ़ रहा है, तो क्या मतलब ऑक्सीकरण, मतलब प्लस का निशान बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो अपचयन। ऑक्सीकरण होता है तो उसे एनोड कहते हैं, और अपचयन होता है उसे कहते हैं कैथोड। जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसे एनोड कहेंगे, जिसमें अपचयन होगा उसे कैथोड कह देंगे। और एनोड पर हमेशा माइनस का निशान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनोड पर हमेशा माइनस का निशान होता है, कैथोड पर हमेशा प्लस का निशान होता है। आगे हम सवाल करेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक, तो एनोड पर हमेशा माइनस का निशान होगा, कैथोड पर हमेशा प्लस का निशान होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, और एनोड किस में होगा, जिसमें ऑक्सीकरण होगा, जिसमें यानी कि प्लस के निशान बढ़ेंगे वो एनोड है, और जिसमें माइनस के प्लस के निशान कम हो रहे हैं तो वो कैथोड है। ठीक, हमारा सूत्र है एक अगला, इसी के आधार पर सवाल होंगे, सवाल हम बाद में कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सूत्र के बारे में समझा रहे हैं। तो हमारा सूत्र है E0 बराबर E कैथोड माइनस के E0 एनोड। ठीक, अब E0 इसे कहते हैं, या वो तो ऐसे पूछेगा कि विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए, सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए, या सेल का EMF ज्ञात कीजिए। सेल का विद्युत भाग बल पूछे या सेल का EMF पूछेगा, तब आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको ये वाला सूत्र लगाना है कि EMF बराबर E कैथोड माइनस के E एनोड। ये सेल का EMF पूछे या सेल का विद्युत भाग बल पूछे, तो E बराबर E कैथोड माइनस के E एनोड, ये वाला सूत्र लगाना है। अब एक नेनस्ट समीकरण, तो नेनस्ट समीकरण का सूत्र हमारा E बराबर E0 माइनस के 2.303 RT बटे NF log 10 ऑक्सीकरण बटे अपचयन। ये ऑक्सीकरण है, ये अपचयन। ठीक, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे कर लिख दो। अब जैसे मैंने इसको ऐसे कर लिखा है, तो सवाल हम जब करेंगे तो ऐसे ज़्यादातर इसको लिखना है। हम जब सवाल करेंगे या अंक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जो करेंगे हम नेनस्ट समीकरण की सहायता से, तो ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। क्यों, जिसे आर का मान होता है 0. अभी बढ़ाया था ऊपर, आर का मान होता है 0.0821, और टी का मान अभी बताया था 273 वगैरह, इसमें जोड़ देते हैं। सही, टी का मान रख देंगे, और एफ का मान होता है 96,500। आर का मान भी रख दिया गया, टी का मान भी रख दिया गया, और एफ का मान रख दिया गया, तब ये वाली समीकरण ये वाली बन गई। ठीक, तो समीकरण जब हम ये वाली सवाल करेंगे तो ये वाली समीकरण लाएंगे। E बराबर E0 माइनस के 0.0591 बटे N log 10 ऑक्सीकरण बटे अपचयन। एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इस सवाल के क्वेश्चन में एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में था एन का मतलब विलय के मूलों की संख्या। ठीक, यहाँ पर क्या है, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में ये वाला सूत्र लगता है। तो नेनस्ट समीकरण में आपको ये वाली भी नेनस्ट समीकरण है, 1 नंबर में पूछेगा तब तो ये वाली लिख देंगे पेपर में, लेकिन वैसे सवाल वाल जब आपको करना है तब ये वाले सूत्र आएंगे। E बराबर E0 माइनस के 0.0591 बटे N log ऑक्सीकरण बटे अपचयन, ये वाला सूत्र आना है। ठीक, 10वां हमारा सूत्र डेल्टा G बराबर माइनस के NFE। तो डेल्टा G0 से कहते हैं मानक गिब्स ऊर्जा। डेल्टा G0 से क्या कहते हैं, डेल्टा G0 से कहते हैं जीरो की वजह से मानक पर हटाया। ठीक, नहीं तो ये गिब्स ऊर्जा है, यदि जीरो नहीं रखता तो। डेल्टा जीरो का मतलब है मानक गिब्स ऊर्जा, और एन का मतलब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और एफ का मतलब होता है फैराडे, इसका मान होता है 96,500। एफ का मान तो याद होना चाहिए, 96,500 होता है, और इसे कहते हैं सेल, इसे कहते हैं सेल। तो इसमें देख लेंगे कि सेल कितना दिया है, कि वोल्ट का, सेल का मतलब वोल्ट में मान दिया होगा, भी का मान है, और डेल्टा जीरो का मान पूछेगा तो इसे कहते हैं मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक, जिसका पूछे देख लेंगे। तो डेल्टा जी मानक गिब्स ऊर्जा की बात चल रही है सवाल के अंदर, तो आप समझ लो ये वाला सूत्र लगने ही लगने है, यदि मानक गिब्स ऊर्जा की बात चल रही है यदि हमारे सवाल में। ठीक, तो डेल्टा जी 0 बराबर माइनस के NFE लगाना। ठीक, एफ का मान 96,500 है, ई का मतलब सेल है, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक समीकरण दी होगी, उसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने कम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं, उस हिसाब से एन का मान लिख देंगे। अगला हमारा सेल स्थिरांक बराबर चालकता गुणा प्रतिरोध। सेल, यदि इसमें यदि किसी सवाल में सेल स्थिरांक पूछ रहा है तो ये वाला सूत्र लगेगा, सेल स्थिरांक बराबर चालकता गुणा प्रतिरोध। सेल स्थिरांक कहते हैं G0 से कहते हैं, और चालकता कहते हैं के से, के नहीं है कप्पा लिखा हुआ, के से कहते हैं कप्पा, के गुणा आर, प्रतिरोध आर से कहते हैं। तो सेल स्थिरांक का सूत्र है G बराबर के गुणा आर। ये वाला सूत्र तब लगता है जब सवाल प्रथम कोटि के विक्रिया का चलता है। प्रथम कोटि सवाल में लिखा हुआ कि प्रथम कोटि विक्रिया, पहचान इसकी है कि प्रथम कोटि विक्रिया। यदि सवाल में प्रथम कोटि विक्रिया लिखा हुआ है तो ये वाला सूत्र मान को चलो लगना ही लगना है,
ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है K बराबर 2.303/T log 10 A-K-एक्स। जब हमारा पूछेगा कि सवाल में क्या लिखा हुआ है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, अब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब प्रारंभिक सांद्रता होती है, और ए माइनस एक्स का मतलब शेष सांद्रता, जो बची हुई सांद्रता होती है उसमें कहते हैं ए माइनस एक्स। ए का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स का मतलब है शेष सांद्रता, टी का मतलब होता है समय, 50 मिनट या 6 मिनट या 10 सेकंड, ये टी का मान होगा, और के का मतलब होता है वेग स्थिरांक, और जो टी हाफ का मतलब होता है अर्धायु काल। टी हाफ लिखा है, ये टी और 1/2 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं अर्धायु काल। अब अर्धायु काल की बात चलेगी तो ये वाला सूत्र भी लगना है, दोनों फिर तो दोनों लगने हैं, ठीक। अर्धायु काल सवाल के अंदर दिया तो ये वाला भी सूत्र लगेगा, ये वाला भी सूत्र लगेगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात है तो ये वाला सूत्र लगने लगा, ठीक। तो के बराबर 2.303/T log 10 A/A-एक्स। तो के से कहते हैं वेग स्थिरांक, टी से कहते हैं समय, ए से कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स कहते हैं शेष सांद्रता या बची हुई सांद्रता। तो ये दोनों सूत्र हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका के बराबर 0.0693/T हाफ, टी हाफ मतलब अर्धायु काल। अब मैं आपको अणुभार निकालना सिखाऊंगा। अणुभार कैसे निकालते हैं देखो। तो अणुभार कह दो चाहे मोलर द्रव्यमान। तो अणुभार निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एच का अणुभार एक होता है, वो का होता है 16, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, और सोडियम का होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5, और के का होता है 39, यानी कैसे कहते हैं पोटेशियम का होता है 39। यहाँ पे याद होना, ज़्यादा नहीं, थोड़े से याद कर लेंगे। एच का परमाणु भार कितना है, परमाणु भार कहते हैं अणुभार। एच का अणुभार 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 और पोटेशियम का 39 है। तो सबसे पहले हम अणुभार निकालना सिखाएंगे, देखो कैसे निकालते हैं। जैसे H2 लिखा हुआ है, तो अब H का परमाणु अणुभार कितना 1, तो मैंने H की जगह लिख दिया 1, H के नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब नीचे की संख्या लिख जाती है हमेशा गुणा में 2, तो इसका लिख गया। जब एक का लिख जाएगा तो जब आगे वाले का लिखोगे तो प्लस का निशान लगाओगे, ठीक। प्लस ओ का कितना है, ओ का है 16 के लिए लिख दिए, तो उनके बीच में गुणा तो 1 हम 2 और प्लस 16 2 कितने हो गए 18। तो जो जल है H2 जल कहते हैं, जल का अणुभार कितना है 18। ऐसे NaCl, तो Na का कितना है, Na का 23, इसमें कोई गिनती नहीं है, नहीं तो गुणा कर देते। फिर प्लस का निशान, और Cl का मतलब है 35.5। अब 23 को और 35.5 जोड़ कितना आएगा 58.5, ऐसा अणुभार निकलता है, ठीक। जैसे हो गया इसका C12H22 का हमें अणुभार निकालना है चीनी का। तो कुछ चीज़ हम अणुभार याद रख लेंगे कि चीनी है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र होता है ये वाला, ग्लूकोज का होता है C6H12 और वो 6। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का अणुभार 12 है, तो 12 नीचे की संख्या हमेशा गुणा में लिखी जाती है, ये 12 लिख दिया। तो आगे 12 लिखेंगे तो प्लस का निशान, प्लस का निशान। H का अणुभार होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, नीचे वाली संख्या गुणा में 12 प्लस O का कितना है, O का है 16 ऑक्सीजन का, और नीचे की संख्या लिख देंगे, इनके बीच में 12 छंग 72 प्लस 12 1 12 प्लस 16 छक 96, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, 2 2 4 4 6 10 और 9 1 10 7 70 1 18। तो ग्लूकोज का 180 रट लो, ग्लूकोज का 180 होता है और जल का होता है हमारा 18। ये हमको बात याद रखने में फायदा है, ठीक, ज़्यादा नहीं है ना। ऐसे इसका निकाल देंगे, ठीक है।